नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। खबर विशेष में आज हम आपको दिन भर की खास खबरें दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि और क्या कुछ अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जेएनयू में हो रहे बवाल की। आपको बताएंगे क्या है जेएनयू का बवाल, यूपी इसका कनेक्शन क्या जुड़ा हुआ है और कहीं आपके एटीएम का पिन भी हैक तो नहीं कर लिया गया है। इस पर भी हम बैंकिंग एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और फिर बात होगी बाघिन की, जिसको वन विभाग ने मार गिराया है। तीन तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ हलचल बढ़ी हुई है इन खबरों को लेकर। सबसे पहली तस्वीर में आप जेएनयू में किस तरीके से छात्रों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है वो देख पा रहे हैं और क्या कनेक्शन है जेएनयू में जो हंगामा हो रहा है उसका यूपी से, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर किस तरीके से आपको एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बैंक सेक्टर में हंगामा मचा हुआ है, अलर्ट हो गए हैं, तमाम ग्राहकों से संपर्क किया जा रहा है, वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ रामनगर में जो बाघिन आतंक का पर्याय बनी हुई थी पिछले काफ़ी वक्त से, उसे मार गिराया गया है। इस बाघिन ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया था, 12 से अधिक लोगों को घायल किया था। हेलीकॉप्टर की मदद ली गई इसकी तलाश करने के लिए और आखिरकार अब इस बाघिन को मार गिराया गया है। लेकिन सबसे पहले बात जेएनयू के बवाल की है। आपको बताते हैं कि आखिर जेएनयू बवाल है क्या और इसका यूपी से कनेक्शन क्या है। दरअसल लापता छात्र नजीब यूपी का ही निवासी है, यूपी के बदायूं का निवासी है नजीब, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। नजीब के बदायूं स्थित आवास पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। क्या कनेक्शन है विस्तार से समझिए। जो छात्र जेएनयू का लापता हुआ है वो यूपी का रहने वाला है और यूपी के बदायूं का वो निवासी है, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि उसके आवास पर ताला लगा हुआ है और बताया भी जा रहा है कि दिल्ली में रहता है नजीब का पूरा परिवार। 5 दिनों से वो छात्र लापता है, जिसको लेकर छात्रों ने हंगामा भी किया है। और जेएनयू में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है नजीब। तो तमाम जानकारियां जो नजीब के बारे में निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नजीब के गायब होने के बाद से किस तरीके से विश्वविद्यालय में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, तमाम छात्र बवाल कर रहे हैं, वीसी का घेराव किया है, उनको नजरबंद कर लिया है, वो तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो बदायूं का रहने वाला एक छात्र पिछले 5 दिनों से लापता है। वो दिल्ली के जेएनयू में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है। नजीब के लापता होने के बाद से ही कैंपस में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिन से वो लापता है उसकी पिछली रात को कुछ छात्रों से उसका झगड़ा हो गया था। नजीब की गुमशुदगी से नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बना रखा है। वीसी जगदीश कुमार ने बंधक बनाने की घटना को शर्मनाक बताया और यह भी कहा कि नजीब की तलाश के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ ही पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है, पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। उधर छात्र नजीब की तलाश के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है और छात्रों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द नजीब को ढूंढ लिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। प्राइमरी कंसर्न है नजीब को जल्दी ढूंढना है और इनको वापस लाना है। हम पुलिस से हर एक दिन कांटेक्ट में हैं और इनको रिक्वेस्ट कर रहा है हम नजीब को लोकेट करने के लिए। और जो घटना हुआ कल, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को ऐसा ब्लॉक करना, ऑफिशियल को अंदर ब्लॉक करना, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। और इस बीच जेएनयू संकट पर आपको बता दें कि किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया है, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अधिकारियों को बंधक बनाया गया है, वो पूरी तरीके से गलत है। वाइस चांसलर और जो सीनियर ऑफिसरों को वहाँ पे बंधक बना करके रात में रखना ये बहुत गलत बात है। और जेएनयू में कुछ छात्राएं ऐसे हैं जो लगता है पढ़ने के लिए नहीं आए, वो राजनीति करने के लिए आए हैं। जेएनयू जो है एक पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा संस्था है
इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ाई में ध्यान रखें और अपना जो एक्टिविटीज़ जो करना है वो कानून के दायरे में करें। लेकिन कुछ लोगों का तो शायद आदत सा बन गया कि उनको पढ़ाई और वहाँ का नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। उधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे का कहना है कि कुलपति समेत सभी अधिकारियों के खाने पीने समेत किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दी जा रही है। वहीं एबीवीपी के पदाधिकारी सौरभ शर्मा छात्र संघ पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ये लड़ाई ही इनह्यूमैनिटी जो वाइस चांसलर की है और हम लोग जो ह्यूमन अप्रोच लेकर कोई भी काम कर रहे हैं उसकी है। एक व्यक्ति यहाँ से गायब है इस कैंपस से, उसको एक इंसानियत के नाते भी वाइस चांसलर का क्या कर्तव्य होता है और इंस्टीट्यूशन के नाते तो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी बनती है और वाइस चांसलर ने इन दोनों में कहीं कुछ नहीं निभाया। 14 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से नजीब इस कैंपस से गायब हुए हैं, लगातार अब इस कैंपस का माहौल बिगड़ता जा रहा है। जैसा कि उस रात खुद वार्डन कमेटी द्वारा उसे दोषी पाया गया था और वो सारा मामला उसी रात पूरा निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से वामपंथियों और जेएनयू द्वारा इस पूरे मामले को राजनीतिकरण दिया जा रहा है, एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है, इससे कैंपस का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया है। अब ये लोग इतने उग्र हो गए हैं कि किसी को भी मारने के लिए आगे बढ़ गए हैं। जैसा कि कल शाम से ही इन्होंने जेएनयू प्रशासन को अंदर ही बंद कर रखा है और अब ये अराजकता का माहौल इस कैंपस में फैला रखे हैं। और जेएनयू से हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रविकांत, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। रविकांत, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या कुछ अपडेट है? वीसी को बंधक बनाए रखा गया था, अभी इस वक्त क्या कुछ हालात हैं वहां पर? देखिए, 2 से 2.5 के बीच में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर को जाना है, लेकिन छात्र अभी भी गेट के बाहर ही खड़े हैं। कुछ छात्र लेटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम वीसी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसे में अंतिम फैसला वाइस चांसलर को लेना है कि अगर वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं और इन छात्रों से वो किस तरीके से निपटेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगर 2:30 बजे के करीब में स्टूडेंट उन्हें बाहर जाने से तो हो सकता है कि वीसी यहाँ पर पुलिस को कॉल करें और पुलिस को बुलाया जाए, जेएनयू जाकर उसके बाद छात्रों को हटाया जा सकता है, तभी ये मीटिंग संभव हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो छात्र गायब हुआ उसके बारे में जानकारी हमें चाहिए, पुलिस क्या कर रही है, क्या अपडेट है, उसके बाद ही वो यहाँ से हटने को तैयार होंगे। तो गतिरोध अभी भी बना हुआ है दोनों तरफ से, छात्र भी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं वीसी का कहना है कि जो छात्रों ने रवैया अख्तियार कर रखा है वो पूरी तरीके से अनुचित एवं गलत है। ठीक बात है। पुलिस का क्या कुछ रुख है उनकी तरफ से? कोई अपडेट अब तक दिया गया है छात्र की के बारे में? कोई जानकारी पुलिस को अब तक मिल पाई है, या फिर जिस तरीके से छात्रों का गतिरोध यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वीसी को बंधक बनाए रखा गया है, उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ रुख है? पुलिस कैंपस के अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक यहाँ से रिटन कंप्लेंट उसको ना किया जाए। तो अदर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन रिटन कंप्लेंट करता है कि हाँ, उनको यहाँ बाहर आने से रोका जा रहा है, बंधक बनाए गए हैं, तो बड़े लेवल पे वीसी इसमें खुद इंक्लूड है, देन पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक रिटन कंप्लेंट जब नहीं दी जाएगी, पुलिस कैंपस के अंदर नहीं आएगी। पुलिस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, और उनको ये कहा गया है कि स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसे हालात पैदा न होने दिया जाए कि पूरी तरीके से जेएनयू जिस नाम की वजह से जाना जाता है वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बदनामी हो। एक बात ये बताइए रविकांत की एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक नए विवाद का रूप ले सकता है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, 2 छात्र यूनियन है, आपस में उनका गतिरोध है और जो स्टूडेंट गायब है, लोगों का ये आरोप है, जो स्टूडेंट विंग है यहाँ की, कि एबीवीपी के छात्रों से 5 दिन पहले उनकी झड़प हुई थी और उनके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद से ही वो डरे हुए हैं और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। इस बात को लेकर एबीवीपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आरोप कितना तक सत्य है, क्योंकि इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है, अंदरूनी जांच करा रहा है यहाँ पर जेएनयू। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो हालात अभी भी बने हुए हैं वो किस तरीके से टाला जाए, कैसे वीसी और ये एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ी चुनौती है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एटीएम बचा कर रखना।
दरअसल अगर आप भी किसी बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खबर चौंकाने वाली और बेहद सावधान करने वाली है। बताया जा रहा है कि भारतीय बैंक अपने 32 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों के डेबिट कार्ड या तो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर पिन चेंज करने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसी आशंका है कि ग्राहकों का डेटा चोरी हो सकता है। आपका एटीएम कार्ड खतरे में है क्योंकि खबर ये आ रही है कि देश भर के तमाम बैंकों में करीब 32 लाख एटीएम या डेबिट कार्ड खतरे में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई बड़े बैंकों की साइबर सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बेंगलुरु के पेमेंट और सिक्योरिटी विशेषज्ञ SISA के फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ है कि करीब 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा खतरे में है। इनमें SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस और यस बैंक के कार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हैं जिनके पास वीजा और मास्टर कार्ड है। 32 लाख में से 26 लाख कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड वाले हैं, जबकि 6 लाख कार्ड रुपे कार्ड है। कई लोगों ने शिकायत की है कि चीन में अलग अलग जगहों पर उनके कार्ड का इस्तेमाल हुआ, जबकि वो कभी वहां गए ही नहीं। इस फर्जीवाड़े की वजह हिटाची पेमेंट सर्विसेज में वायरस बताया जा रहा है। ज्यादातर बैंकों के एटीएम हिटाची पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। वायरस की वजह से ऐसे एटीएम में जिन लोगों ने अपने कार्ड का इस्तेमाल किया है उनका डेटा और जानकारियां चोरी होने का डर है। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को कार्ड या फिर पिन बदलने के लिए कह सकते हैं। हालांकि SBI ने इससे निपटने की तैयारी शुरू भी कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि उसके और सहयोगी बैंक के 6.25 लाख से भी ज्यादा डेबिट कार्ड एहतियातन ब्लॉक कर दिए गए हैं। SBI ने ये कदम बिना ग्राहकों को पूर्व सूचना दिए उठाया। हालांकि बाद में ईमेल भेजकर ग्राहकों को नए कार्ड बनाने के लिए आवेदन देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और चलिए आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। देश भर में करीब 32 लाख एटीएम के पिन चोरी होने की आशंका जताई गई है। मालवेयर वाले एटीएम मशीन से बताया जा रहा है कि पैसे निकालने से पिन चोरी हुए हैं। और जो अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो भी आप देखिए, एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। करीब 32 लाख एटीएम के पिन चोरी होने की आशंका है। मालवेयर वाले एटीएम मशीन से पैसे निकालने से पिन की चोरी हुई है, ऐसी आशंका जाहिर की गई है। SBI, HDFC, ICICI, यस बैंक और एक्सिस बैंक के कार्ड इनमें शामिल हैं। और कार्ड नेटवर्क कंपनियों NPCI, मास्टर कार्ड और वीजा ने इस बात की बाकायदा सूचना भी अपनी तरफ से दी है। तो क्या कुछ खतरा है आपके एटीएम पर, वो विस्तार से हम आपको समझा रहे हैं। RBI ने इस पूरे मामले पर नजर रखी है, बेहद गंभीरता से इसको लिया है और कस्टमर्स को हुए घाटे की भरपाई भी की जाएगी, इस बात का आश्वासन RBI की तरफ से दिया गया है। हिटाची पेमेंट सर्विस से जुड़े एटीएम का इस्तेमाल करने वालों के पिन चोरी हुए हैं, यानी जिन जिन कस्टमर्स ने हिटाची पेमेंट मोड का इस्तेमाल किया है उनके पिन चोरी हुए। हिटाची पेमेंट सर्विस यस बैंक के लिए एटीएम नेटवर्क चलाती है और वहीं से पिनों के चोरी होने की बात सामने आ रही है। SBI ने 6 लाख कस्टमर्स को दोबारा डेबिट कार्ड इशू भी करने की बात कही है। अपनी तरफ से SBI ने कह दिया है और दूसरे बैंकों ने कस्टमर्स से एटीएम पिन बदलने के लिए कहा है। यानी SBI से अलग जो दूसरे बैंक हैं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, उन्होंने अपने कस्टमर से संपर्क किया है और ये कहा है कि वो अपने अपने पिन बदल दें। SBI ने ब्लॉक किए हैं लाखों एटीएम कार्ड। अब तक SBI की तरफ से लाखों एटीएम कार्ड ब्लॉक भी किए जा चुके हैं और SBI ने 6 लाख यूजर्स के एटीएम ब्लॉक कर दिए हैं। इन सभी को नए एटीएम देने की बात कही गई है। और बैंकिंग एक्सपर्ट वीके सूरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीके सूरी साहब, बहुत आसान भाषा में इसको समझाइए कि क्या है ये, कैसे कस्टमर अपने आप को सावधान रखे, सतर्क रखे और जिनके साथ ये ठगी हो चुकी है या यूं कहें कि जो इसका शिकार हो चुके हैं उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, इसमें सीधा सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए ग्राहकों को कि भाई अपने सामान की रक्षा अपने स्वयं करनी है। कि जो आपका एटीएम कार्ड है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, आप किसी उसको वेटर को वो पकड़ा देते हैं कि चाहिए इसका बिल आप कटवा लाइए, और अगर उसने जेब में अपना एक डिवाइस रखी हुई है और उस डिवाइस के साथ वो उसको
वो क्लोन कर लेंगे, उसको पूरा कॉपी कर लेंगे और बाद में उसकी क्लोनिंग हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपका कार्ड खो गया और आपने बहुत लापरवाही से उसको किसी को बताया ही नहीं है कि आपका कार्ड खो गया है, तो उस कार्ड को भी इस्तेमाल किया जाएगा और उस कार्ड की क्लोनिंग भी कर ली जाएगी। और पिन जो है आप जो है फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करना चाहिए, फोर्टनाइटली उसको पिन को चेंज करना चाहिए। और आप जब भी किसी एटीएम के उस पे जाते हैं तो आपको अगर कोई आदमी वहां पर हेल्प करने के लिए बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, आपसे नहीं हो रहा है, मैं इजीली कर देता हूँ, तो आप किसी पर डिपेंड नहीं करें, आप स्वयं करें, अपना नहीं करें, क्योंकि वो आपके पिन को आपके कार्ड को डालेंगे और उसमें से थोड़ी देर के बाद इस तरह का नंबर डाल देंगे कि ये आपका ब्लॉक हो गया है और पीछे से स्विच को ऑफ कर देते हैं। और फिर जब आप ग्राहक चला जाता है कि भाई ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो आकर उसको पीछे से स्विच को ऑन करके और पैसे निकाल देते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। इस तरह से ये फ्रॉड हो रहे हैं। कस्टमर्स को खुद चाहिए कि इसको करें और आरबीआई को और ये जो बैंक इसको एटीएम और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, इसमें माइक्रोचिप्स जो लगाए जाते हैं वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होने चाहिए सारे। कुछ बैंकों ने उसको किया है, बाकी के बैंक उसको कर नहीं रहे हैं कि हमारे को कॉस्ट वाइज सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से फिर बाद में कस्टमर सफर करते हैं। और अगर कस्टमर्स की गलती नहीं है तो बैंक को इनको जो है तो उनकी भरपाई उनके नुकसान की करनी पड़ेगी। ठीक बात है। सूरी साहब, ये जो तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, आमतौर पर बैंक की तरफ से जानकारियां कस्टमर्स को दी जाती हैं, लेकिन ये जो हैकिंग की बात आई है, सर्वर हैक करने की बात आई है, एटीएम पिन जो है उसके हैक करने की बात आई है और एक बड़े पैमाने पर ये बात सामने आई है, तमाम बैंक इसके शिकार हुए, चाहे वो SBI हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICI हो, चाहे वो येस बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो। इसे कितने बड़े खतरे के तौर पर आप देख रहे हैं और इससे निपटने के क्या कुछ उपाय हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लिए हो या फिर वो कस्टमर्स के लिए? हमारा साइबर क्राइम जो है वो अभी भी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है कि जिसके ऊपर यदि अभी और काम करने की इनको जरूरत है। और इसीलिए ये जो साइबर क्राइम को अभी तक कंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि इसके लिए ना तो वो कोई एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, हर बार एडवाइजरी भेज देते हैं कि ये डूज है, ये डोंट्स है, और कस्टमर्स के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो डूज एंड डोंट्स को पढ़ ले। अगर जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, अगर कस्टमर डूज एंड डोंट्स को पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर कि 50% जो है वो लोग बच जाएंगे ऐसे फ्रॉड। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। हम उम्मीद करेंगे कि कस्टमर्स आप की इस बात को सुन रहे होंगे और कम से कम आगे इसको वो फॉलो करेंगे, जिससे अपने आप को सावधान रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे और एक सुरक्षित वो ऑनलाइन यहाँ पर बैंकिंग कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में जिस बाघिन ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, 2 महीने तक जिसके आतंक से रामनगर थर्राता रहा, आखिरकार उसको वन विभाग ने मार गिराया। आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। कल ही बाघिन के आतंक से निजात पाने के लिए आम लोगों ने हवन भी किया और आज ये खबर आई कि वन विभाग ने बाघिन का खेल खत्म कर दिया है। कल हवन पूजन किया गया और बताया जा रहा है कि लोग इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने वन विभाग के सहयोग से इस हवन पूजन का आयोजन करवाया और उसके बाद कल ये जानकारी निकलकर सामने आई कि एक वनकर्मी ने बाघिन को देखा, उसने गोली चलाई और वो गोली बाघिन को लग भी गई। बाघिन घायल थी। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और आज एक बार फिर से बाघिन की तलाश की गई और आखिरकार बाघिन को ढेर कर दिया गया। और हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, चाहे बाघिन की तलाश पिछले काफी वक्त से चल रही थी उसको लेकर, या हवन पूजन हुआ उसको लेकर, या फिर अब बाघिन को मार गिराया गया उसको लेकर। दानिश, क्या कुछ अपडेट है और सिलसिलेवार तरीके से बताइए कैसे आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कैसे वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, ये सर्च ऑपरेशन कल देर रात तक चल रहा था और सबसे पहले हमने ही ये खबर अपने दर्शकों को पहुंचाई थी कि बाघिन को वन विभाग ने गोली मार दी है। स्पष्ट रूप से साफ तौर पर अधिकारियों ने बताया था कि उसे गोली मार दी गई है अधिकारियों के द्वारा। अब बात की जाए आज के ऑपरेशन की, तो आज सुबह से ही इस बाघिन की लोकेशन उसी खेत के आसपास मिल रही थी, क्योंकि घायल थी, ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। जिसके बाद ये कैमरा ट्रैप हुई
उसके बाद इसके ऊपर जो था वन विभाग के अधिकारियों ने घेरा डाला और उसके बाद मचान पे बैठे शिकारियों ने जैसे ही इस बाघिन को देखा उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद ये बाघिन जो है घायल होकर मूर्छित अवस्था में पड़ गई। उसके बाद जब इसे डॉक्टर द्वारा चेक किया गया तो वो ये मृत पाई गई है और फिलहाल इसके पीएम को लेकर के काफी हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है इसे देखने के लिए बढ़ रही है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे, इसलिए वन विभाग ने इसे फॉरेस्ट से निकाल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर भेज दिया है। वहां जो है पीएम किया जाएगा, बहुत ही गुप्त जगह पे इसे लेके जाया जा रहा है। फिलहाल हम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बाघिन को गोलियां लगी हैं, बताया जा रहा है तकरीबन 25 से 30 गोलियां बाघिन को मारी गई। जो रामनगर के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? क्या उन्होंने रात की सांस ली? क्योंकि लंबे वक्त से उनके लिए बाघिन आतंक का पर्याय बनी हुई थी। 2 लोगों को इसने अपना निवाला बनाया था, 12 से अधिक लोगों को इसने घायल किया था। अब उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लोगों में काफी उत्साह है और खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, उनको इस चीज से छुटकारा मिलेगा। जो बाघिन का आतंक था पिछले 1.5 माह से लगातार जो लोग थे इस आतंक से ग्रसित थे, तो अब लोगों को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। जिस तरह से इस बाघिन का अंत किया है वन विभाग ने भी तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक इस बाघिन को मारने में खर्च किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी हुए थे, तो कहीं ना कहीं रात के साथ आम लोगों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी लिए, क्योंकि ये बाघिन दोनों के लिए सरदर्द बनी हुई थी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 1.5 महीने का आतंक खत्म हो गया। आखिरकार वन विभाग की टीम ने बाघिन को मार गिराया और लोगों ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं निगाहें और चौकसी ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर न मार पाए। ऐसी चौकस और पैनी निगाहें हैं देश के जवान की, जिन्होंने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी बाज को बॉर्डर के पास संदिग्ध पाया तो उसे पकड़ लिया और उसके बाद कैसी तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर पाकिस्तान की चाल को बेनकाब किया है। एक बाज को यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था और जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने उसे देखा, उसे पकड़ लिया। राजस्थान के बीकानेर संभाग के अनूपगढ़ बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बाज को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सुरमा पोस्ट पर बॉर्डर लाइन के पास जवानों ने गश्त के दौरान बाज को पकड़ा। बीएसएफ ने संदिग्ध लगने वाले बाज को वन विभाग को सौंप दिया है, जहां वन विभाग बाज की जांच में जुट गया है। दो तस्वीरें बता रही हैं कि जवान कितने मुस्तैद थे और किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम कर दिया है और इस बाज को पकड़ लिया है, वन विभाग के हवाले कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। शिव नादर विश्वविद्यालय के पास बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि इस हादसे में घायल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दादरी में सड़क हादसा हुआ है। शिव नादर विश्वविद्यालय के पास बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। संवाददाता प्रभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाष, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, ये दादरी जीटी रोड का मामला है, जहां पर बुलंदशहर की तरफ से एक बस आ रही थी और बताया जा रहा है कि सामने आमने से टक्कर हुई है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली की सामने से भिड़ंत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ लोग जो हैं अभी गंभीर रूप से घायल है। तकरीबन बताया जा रहा है 2 दर्जन लोग थे, जो कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे और कुछ बस में सवार थे। सभी लोगों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहाँ पर उन लोगों का इलाज चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। दर्दनाक हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। माफ़ कीजिएगा, 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और ये हादसा हुआ है बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत से। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।